हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन। सुमन, रिया, निकिता, शीतल, राधा ठाकुर, मानसी, जय हिंद एवरीवन। नीतिश्री, नैन्सी, ऑल गुड। ये क्या बात है, मतलब सबसे पहले मैसेज जो आए हैं ना, सबसे पहले जो मैसेज आए हैं सबके सब लड़कियों के मैसेज हैं। आफ्ताब, अर्नव, करनाम गुप्ता, अब जाकर ये लड़कों के मैसेज दिख रहे हैं। मतलब कितना फर्क है भाई, मतलब डिसिप्लिन देख रहे हो लड़कियों का। प्रताप कुमार, सुमन, चलो वेरी गुड। हर्ष परमार, सुहासनी सिंह, वल्लभी। वेल, आज की क्लास के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट कवर कर चुके हैं। ठीक है, फीचर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो पार्ट आता है वो आता है जहां पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, पार्ट, शेड्यूल एंड प्रियम्बल को लेकर सारी की सारी कहानी जानेंगे। ठीक है, तो इनिशियल अभी ये पार्ट हमारा कवर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को भी फाइनली पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स एंड शेड्यूल एंड प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आप लोगों से बोला था अगर आपने इनिशियल 2 क्लासेस हमारी देख ली हैं, ठीक है, तो और आज वाली क्लास अगर आपने देख ली तो आपके लिए आने वाली जो क्लासेस होंगी वो और ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर आप लोगों ने आज की क्लास को मिलाकर, मतलब कि पहले की 2 क्लास और आज की क्लास को मिलाकर अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि आप लोग लिटरली कम से कम ये समझ लो कि जितनी भी पॉलिटी में चीज़ें आएंगी ना, आप उनको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसानी से समझने की के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, वैसे हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स होने नहीं देंगे, चीज़ों को बहुत आसान रखेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? अच्छा हाँ, मैं पहले एक चीज और बताने वाला था। सबसे पहले देखो, जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहली कहानी ये होती है, सबसे पहली कहानी ये होती है कि आखिर ये है क्या चीज। तो हमको ये तो पता चल गया कि एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है कि कोई भी देश जो है, कोई भी कंट्री जो है, कोई भी जो देश है वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, है ना। उसकी इनिशियल जो फ्रेमवर्क एक तरह से बोला जाए, फिर इसके अलावा इसको मेंटेन करने के लिए कई और रूल्स एंड रेगुलेशंस, कई और बुक्स लिखी जाएंगी, वो एक अलग बात है। बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई देश कैसे काम करेगा, क्या उसका फीचर्स हैं, वो सब कहाँ से पता चल जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है। कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। ये तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से समझेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो अपना घर है, ठीक है, आपका जो अपना घर है, अगर इसी को हम लोग अच्छे से देखें तो आपके घर में एक तरफ आपके फादर हैं, है ना, एक तरफ आपकी मदर है, एक तरफ आप लोग हो, है ना, एक तरफ आप लोग हो। एंड मे बी आपकी फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, है ना। अब ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं, आपके
दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट इनके हाथ में क्या होती है, थोड़ी सी पावर ज्यादा होती है, तो दे ऑल रिप्रेजेंट लाइक अ प्रेसिडेंट। ये क्या है, प्रेसिडेंट के जैसे। किसके जैसे, प्रेसिडेंट के जैसे। आपके फादर के बारे में, आपकी मदर के बारे में बात करें तो नो डाउट आपके घर को कंप्लीटली मेंटेन करना, चलाना, जो भी चीजें होती हैं आपके घर की वो कौन करती हैं, आपकी मदर करती हैं। इट मींस ये कौन है, आपके घर की गवर्नमेंट है। कौन है, गवर्नमेंट है। एंड वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं आपके फादर को लेकर, तो फादर आपके अगर देखे जाए तो कौन है, नॉर्मली होता क्या है, जब भी आप अपने घर में कोई कांड करके आते हो, जब भी आप अपने घर में कोई कांड करते हो, कांड करते हो पता है ना, मतलब कुछ ना कुछ खुराफात करते होगे, कोई ना कोई ऐसा काम करते होगे कि मम्मी सर पकड़ के बोलती होंगी कैसा बच्चा पैदा किया है मैंने, होता होगा कई बार। तो जब भी ऐसी नौबत आती होगी तो तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी मेरे बस की तो नहीं है, आने दो तुम्हारे पापा को, उन्हीं को बताऊंगी। तो ये हर मम्मी का कॉमन डायलॉग है। तो आपके फादर यहाँ पे क्या है, जुडिशरी है या जुडिशियल सर्विस है। भाई प्लीज एसी बिल्कुल बंद कर देना यार, ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल ही गया क्या चल रहा है, आपकी कंप्लीट फैमिली का पूरा मतलब एक तरह से बोला जाए तो फॉर्मेशन चल रहा है ना। कंप्लीट आपकी फैमिली का फॉर्मेशन चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या क्या हो रहा है वो सब आपको दिख रहा है। परेशान मत होना जरा एक सेकंड के लिए, स्क्रीन ब्लैक हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवाज मेरी आ रही होगी, है ना। तो अब ये जो पूरी की पूरी बैकग्राउंड आप देख रहे हो, तो हमारे देश में भी कुछ ऐसी है, एक तरफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके पास पावर तो है पर वो उतनी ही पावर इंजॉय कर रहा है, उतनी ही पावर इंजॉय कर रहा है जितनी उसको दी जाती है। जैसे आपके घर में दादा दादी, पावर तो है उनके पास पर उतनी ही पावर है जितनी उनको दी जा रही है, उससे एक्स्ट्रा पावर तो वो यूज नहीं कर पाते, है ना। वरना आप लोग क्या कहोगे अपने दादा दादी को, अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप पुराने जमाने की बात कर रहे हो, ऐसे ही कहते हो कहीं ना कहीं। बात समझ में आई। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ यहां पर भी है। तो आपके दादा दादी जो हैं उनके पास पावर क्या है, थोड़ी सी कम है, पावर क्या है, थोड़ी सी कम है। ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ है ना। तो फाइनली यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, आपकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। जैसे आपका देश में आपकी गवर्नमेंट में काम चलता है बिल्कुल वही चीज हो रही है ना, बिल्कुल वही चीज हो रही है। ठीक, अब देखो इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा और सही तरीके से लिखेंगे, और सही तरीके से लिखेंगे तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिमांड की, आपने डिमांड की मतलब अब आप अगर देश के हिसाब से देखोगे तो आप क्या हो, यहां पर आप पीपल्स हो, क्या हो, पीपल्स हो, लोग हो, जनता हो। हाँ बस एक फर्क है कि यहाँ पे आप वोट देकर अपने मम्मी पापा चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने कोई डिमांड की कि मुझे स्कूटी चाहिए या बाइक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने डिमांड की मम्मी मुझे स्कूटी चाहिए या बाइक चाहिए। आपकी मम्मी ने बोला क्या ज़रूरत है, नहीं देंगे, हैं क्या करोगे स्कूटी या बाइक का, क्या ज़रूरत है, क्यों लेनी है तुम्हें स्कूटी या बाइक। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के बाद भी बात पहुंचती है कि लड़की हमारी स्कूटी चलाना चाहती है, लड़का हमारा बाइक मांग रहा है। आपके दादा दादी क्या कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उम्र ही क्या हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है, मत दो इससे स्कूटी बाइक, है ना। मना करते हैं ना। अब जब मना करते हैं तो क्या होता है, अरे हम तो बोल लेंगे पर बालकों को दिखना तो चाहिए। बेटा जरा 2 सेकंड की बात और है, थोड़ा सा वेट कर लो 2 सेकंड के लिए। हाँ, यार चलने दो यार, बाद में करवाते रहना ये सब। ठीक है चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने डिमांड की कि आपको चाहिए कोई बाइक, या आपने बोला आपको चाहिए
स्कूटी। फॉर एग्जाम्पल आपने डिमांड की, ठीक है, आपने डिमांड की तो आपकी मम्मी ने बोला अच्छा देखेंगे नहीं देखेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या प्रेसिडेंट ने बोला अरे कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों बेकार में देना है, ये सब चीज़ें, पर फिर भी आपने बोला मैं अनशन करूंगा, धरना दूंगा, जैसे आज के टाइम पर होता है कि हम क्या करेंगे जी, सरकार के खिलाफ दिल्ली में जाएंगे, वहां पे अनशन करेंगे, ठीक है, तो वही सब चीज़ें। आपने थोड़ा सा जिद की, आपने एक दिन खाना नहीं खाया, मम्मी बेचारी पिघल गई, मम्मी ने बोला हाय मेरा लड़का आज पूरे दिन भूखा बैठा रहा, बाइक तो दिलवानी पड़ेगी। होता है। अभी आईफोन 17 आएगा, तुम में से बहुत सारे मुंह फुला लेंगे, मम्मी यार आईफोन 17 चाहिए, मेरा वाला 15 है, पुराना हो चुका है। तो हो सकता है मे बी एक आधा कुछ करे ऐसी जिद, तो मम्मी ने फाइनली आपको बाइक और स्कूटी दिलवा दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव जिनको हायर किया जाता है, जिनको हायर किया जाता है इस व्यवस्था को संभालने के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए। कौन है ये एग्जीक्यूटिव? ये वो एग्जीक्यूटिव है जो प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट के लिए काम कौन कर रहा है? आपके अड़ोसी पड़ोसी, इधर के उधर के लोग। आपके दादा दादी कहीं जा रहे थे, पीछे से आकर बोला एग्जीक्यूटिव ने, वो वहां पर ना बाइक पर किसी को बैठा रखा था पीछे लाल रंग के टॉप में। अच्छा, वो लड़की स्कूटी पर जा रही थी और पीछे दो सहेलियां और बैठी हुई थी बिना हेलमेट के, और बहुत स्पीड में यूं 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 जा रही थी। अच्छा, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट सीधे आता है, खबर लेता है किसकी? आपकी मम्मी की। मना किया था दिलवाने के लिए, क्यों दिलवाया, क्या जरूरत थी दिलवाने की? है लड़का बिगड़ गया है, लड़की हाथ से निकलती जा रही है, कोई जरूरत नहीं है। लड़का देखो कितना बिगड़ गया है, पता नहीं किसको पीछे बैठाकर घुमा रहा था, कल मेरी दवाई लेकर आनी थी, मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, हैं बाइक लेकर चला गया, और शाम को वो पीछे बैठा रखा था किसी को लाल रंग के टॉप में। अब जैसे ही यहां पर ये सब हुआ, तुरंत क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी क्या बोलती हैं? क्या बोलती हैं? आने दो तुम्हारे पापा को। जैसे जुडिशरी को बताया, जुडिशरी क्या बोलता है? जुडिशरी क्या बोलता है? नीड टू कंट्रोल, क्या करो इसमें कुछ चेंजेस लेकर आओ, है ना। सबसे पहले तो बोलेगा फाइन लगाओ, चाबी इनसे छीन लो, ठीक है। अब आपके लिए एक तरह से रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे, उसी रूल रेगुलेशन में पहले फ्रीडम मिली थी, अब उसको क्या किया, कंट्रोल किया। क्या कि अब केवल और केवल स्कूटी और बाइक तब मिलेगी जब आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, ठीक है, या फिर तभी मिलेगी जब आपकी बाइक या स्कूटी के पीछे कोई फैमिली मेंबर बैठा होगा, वरना नहीं मिलेगी। एक क्या हो गया, अमेंडमेंट आ गया। क्या हो गया? अमेंडमेंट आ गया। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, क्या है ये? यही हमारा पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है, यही पूरा का पूरा क्या हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। इट मीन प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव पावर का हेड है, वहीं पर फादर आपकी जुडिशरी है, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखते हैं आपकी गवर्नमेंट, ये क्या है आपकी, ये आपकी कार्यपालिका, जिसे हम लोग क्या कहते हो, लेजिस्लेचर कहते हो। क्या कहते हो? लेजिस्लेचर कहते हो, कार्यपालिका कहते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हिसाब है जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश आपका चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे काम होते हैं। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे काम होते हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आप फाइनली सिलेक्शन लेकर वर्दी पहनोगे, उस दिन आप भी क्या बनोगे, इसी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनोगे, इसी एग्जीक्यूटिव का क्या बनोगे, हिस्सा बनोगे, जो कि ग्रांड पेरेंट्स के कहने पर, मतलब कि प्रेसिडेंट के कहने पर काम करोगे। क्लियर? फाइनली अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, ठीक है। ये तो था हमारा गवर्नेंस सिस्टम, इसलिए बताया ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि अभी हम लोग प्रेम्बल समझेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल। आखिर ये पार्ट्स एंड शेड्यूल हैं क्या, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्ट्स क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया बेटा? चैप्टर्स में डिवाइड किया। अब ये चैप्टर्स हैं क्या? फॉर एग्जांपल आप बुक उठाते हो, आपने अपनी इंग्लिश की बुक उठाई, हिंदी की बुक उठाई, उसमें देखा सबसे पहला एक पार्ट दे रखा है जिसमें पोएम्स हैं, एक पार्ट दे रखा है जिसमें सारा का सारा लिटरेचर वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट दे रखा है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज है, ऐसे ही कुछ होता है। एंड एक पार्ट दे रखा है जिसमें सारा का सारा ग्रामर वाला पार्ट है। स्कूल में ऐसे ही होता था, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं। इन पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इन चैप्टर्स में ही डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डाला गया है। क्या डाला गया? डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डाला गया। क्या डाला गया? डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स डाले गए हैं। अब ये सब्जेक्ट्स हैं क्या? ये सब्जेक्ट्स हैं क्या? जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं। तो सेम वो चीज जो मैंने आपको यहां पर बताई है, यही चीज यहां पर भी लिखी है, सिस्टमेटिकली डिवाइडेड इनटू अ पार्ट्स विच ग्रुप थ्रू अ आर्टिकल डील विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर टॉपिक से बिलोंग करते हो, जुड़े हुए हो। जैसे अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? पार्ट 1 के बारे में, तो पार्ट 1 केवल और केवल किसके बारे में बात करेगा? हमारे देश के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? हमारे देश के बारे में बात करेगा, है ना। उसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के क्या हैं? टॉपिक्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अब इसी के अंदर क्या बने? आर्टिकल 1, 2, है ना, 3, 4, तो ये सब क्या है? इसके टॉपिक्स बने हुए हैं। सेम ऐसे ही फिर अगर आप देखोगे तो पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 2 किसके बारे में बात करेगा? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के बारे में बात करेगा, और नागरिकों में भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के बारे में बात करेगा। भाई सिटीजन होता कौन है, सिटीजनशिप क्या है, उसके बारे में बात करेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या ये चीज कहना चाह रहा है? ठीक है। अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करते हैं तो 22 पार्ट थे। एट प्रेजेंट कितने हैं? 25 पार्ट हैं। कितने हैं टोटल? 25 पार्ट्स हैं बाय द अमेंडमेंट, बाय द अमेंडमेंट। तो अगर हम लोग देखते हैं पार्ट 7, इसे रिपेल कर दिया गया था। रिपेल क्यों किया गया था ये आपको आगे पता चलेगा। यहां पर स्टेट्स को लेकर बात कही गई थी। किसको लेकर बात कही गई थी? स्टेट्स को लेकर बात कही गई थी। किसको? स्टेट्स को लेकर बात होती थी। स्टेट्स के ग्रुप्स को लेकर बात होती थी। किसको लेकर बात होती थी? ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स को लेकर यहां पे बात होती थी। ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय पर क्या हम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी ऑफ स्टेट, ग्रुप सी ऑफ स्टेट, ग्रुप डी ऑफ स्टेट्स। फिर उनको क्या किया गया था? एक साथ मिलाया गया था, है ना। एक साथ क्या किया गया था? मिलाया गया था। तो उन्हीं ग्रुप्स ऑफ स्टेट को लेकर यहाँ पे बात होती थी, एंड इसको क्या किया गया था? यहाँ पे फाइनली कंप्लीटली रिपेल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें 4A, 9A, 9B, पार्ट 15, ये सब क्या किए गए हैं? बाद में एड ऑन किए गए, बाद में ऐड किए गए हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं जो आपको रट्टा मारनी पड़े। सिंपल सिंपल सी चीजें, अभी आपको एक बारी में सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक एक लिस्ट करके हम लोग देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले पार्ट 1 क्या बात कर रहा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को लेकर बात कर रहा है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक है। देखो पूरी क्लास में ज्यादा कुछ नहीं है, सारी चीजें सिर्फ याद करने वाली है, सिर्फ रट्टा मारने वाली चीजें हैं। आज की क्लास में सारी चीजें रट्टा मारने वाली है। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सर क्या यही सब कुछ ऐसे ही रहेगा? जी हाँ, ये सब कुछ ऐसा ही रहता है। इसको एज इट इज ऐसे ही याद करना पड़ता है बेटा, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो क्या हो रहा है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। फिर आता है किसके बारे में? सेकंड किसके बारे में बात करता है? हमारी सिटीजनशिप के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? सिटीजनशिप। 5 से लेकर 11 तक। कहां से कहां तक बात करेगा? आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक बात करेगा। फिर आता है कौन सा? पार्ट 3। पार्ट 3 किसके बारे में बात करेगा? हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेगा। अब देखो खूबसूरती क्या है? खूबसूरती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पता किसके बारे में चलना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारे देश के बारे में बात कर रहा है, उसकी टेरिटरी की बात कर रहा है। फिर किसके बारे में कि भाई जो भी चीजें हैं आखिर वो हैं किसके लिए? तो सिटीजन्स के लिए। तो उन सिटीजनशिप की बात करेगा। इन सिटीजन्स, ये जो भी सिटीजन देश के बन रहे हैं, जो भी लोग देश के बन रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं, उनको कौन से अधिकार मिलेंगे, फिर उसके बारे में बात करेगा, है ना। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। फिर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है कि ये सारी चीजें इस देश को चलाने का काम, इसके नागरिकों को नागरिकता देने का काम, उनके फंडामेंटल राइट्स, इन सब चीजों को इंश्योर करने का काम
इन सब चीजों को एंश्योर करने का काम कौन करेगा? तो गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो यहां पर जो दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी का मतलब ही ये होता है, स्टेट पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि जो भी आपका देश है, आपका राज्य है, आपकी सरकार है, वो आपके लिए क्या काम करेगी, है ना? वो जनता के लिए क्या काम करेगी, किसके लिए? फॉर द पीपल, जिसको हम लोग कहते हैं। एक तरह से ऐसे समझो कि आपके लिए क्या काम करेंगे। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। सर वॉइस थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, और भी किसी को कम लग रही है क्या आवाज? हाँ भाई। फिर आता है 4A। अब देखो ये एक्स्ट्रा है 4A, तो जब भी कहीं पर कोई ऐसी चीज आएगी उसको ऐसे ही लिखा जाएगा 4AB डैश करके या फिर ब्रैकेट में करके, ठीक है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। किसकी ड्यूटीज है? ये नागरिकों की ड्यूटीज है। किसकी ड्यूटीज है? नागरिकों की ड्यूटीज है कि आप देश के लिए क्या करोगे, है ना? फॉर द नेशन, आप देश के लिए क्या करोगे। ये कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। बट क्या ये पनिशेबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पनिशेबल नहीं है। आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहते हो, आप ना तो सुधरते हो ना कुछ करते हो, ठीक है। ऊपर से ये और बोल दो देश ने हमको दिया क्या है, तो भाई आपके भी कुछ कर्तव्य हैं। अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को पनिशेबल बना दे, अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को पनिशेबल बना दे, मैं नहीं कहूंगा कि सारी फंडामेंटल ड्यूटीज पनिशेबल हो जाए, पर जो भी आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन 11 में से अगर आधी भी फंडामेंटल ड्यूटीज गवर्नमेंट बोल दे कि भाई पनिशेबल ऑफेंस है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं देश के घर घर से, देश के घर घर से देशभक्त पैदा होंगे। और ये रियलिटी है। अगर सिर्फ और सिर्फ केवल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर पनिशेबल बना दें, ठीक है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा कोई आदमी देश की गद्दी पर नहीं बैठा। अगर मेरे जैसा कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाए, मेरे जैसा कोई आदमी अगर कहीं पर आ जाए, ठीक है, और विद मेजोरिटी आ जाए, विद फुल पावर आ जाए, तो मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को 101% पनिशेबल ऑफेंस बना दूंगा। और ये सबसे बड़ा स्टेप होगा। मेरा सबसे पहला स्टेप यही होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीटली पनिशेबल होनी चाहिए। कि आपकी देश के प्रति जो ड्यूटीज है आप उसे निभाने से मना कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप इस देश के नागरिक हो, इस देश की नागरिकता एंजॉय करते हो, फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स को एंजॉय करते हो, हर चीज आपको चाहिए, पर आप देश के प्रति कुछ करना नहीं चाहते। तो सबसे पहला काम अगर कुछ करूंगा तो इसको पनिशेबल बनाऊंगा मैं। बेटा देखो, तो हमको लगता है कि सर पनिशेबल ऑफेंस, सर ये तो गलत है। सर गलत आपको सुनने में लग रहा है, पर सोचो कल आज के टाइम पर तो आप बोलते हो, कई लोग बोलते हैं कि हम राष्ट्रगान में खड़े हो ना खड़े हो, ये हमारी अपनी वो है, हम तो नहीं खड़ा होना चाहते, हम तो नहीं गाना चाहते। कुछ लोग बोलते हैं आज के टाइम पर कि मैं क्यों सैल्यूट करूं, मैं तो नहीं सैल्यूट करूंगा झंडे को, बताओ क्या कर लोगे। कुछ लोग बोलते हैं भाई क्या फर्क पड़ गया, मैंने ये 4 पेड़ काट दिए तो क्या हो गया। कई लोग बोलते हैं ना। कई लोग जाते हैं, जो मोनूमेंट्स हमारे बने हुए हैं उस पर जाकर दिल बनाकर आ जाते हैं, अपना नाम लिख कर आ जाएंगे। अब सोचो उस काम के लिए अगर मैं तुम्हें 6 महीने के लिए जेल में डाल दूं, कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। भाई रूह कांपेगी। और लिटरली अगर सब बताओ ना किसी को, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, देश में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जिनको चाहिए कि करप्शन बना रहे। हम लोग बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं कि यार करप्शन नहीं होना चाहिए, पर हम ही लोग जाकर ट्रैफिक नियम का जब वायलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पुलिस वाले से बोलते हैं सर देख लो थोड़ा बहुत ले देकर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर करप्शन है। उस पुलिस वाले की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम दे रहे हैं, हमारी गलती है, ध्यान रखना। तो क्यों? क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हम फॉलो करना ही नहीं चाहते कभी, वो इसी वजह से होता है। फिर आता है पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। अरे कहाँ रह गए थे भाई? अरे भाई ये तो सुन ले, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, बच्चे कह रहे आवाज कम आ रही है। मेरा भी गला थोड़ा ठीक नहीं है ना अभी, मैं ज़्यादा जोर देना नहीं चाहता गले में, पता चले
मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो फिर कल फिर छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। ठीक है। और भाई गर्म पानी बोला था, मेहरबानी कर दे थोड़ी सी प्लीज। यूनियन गवर्नमेंट, फाइनली बात होती है किसके बारे में? गवर्नमेंट के बारे में। हमारी यूनियन गवर्नमेंट है क्या? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक बताया गया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यूनियन गवर्नमेंट का कौन कौन हिस्सा है वो सब आपको यहीं पर पता चलता है। यहीं पर पता चलता है आपको क्या? प्रेसिडेंट के बारे में। यहीं पर पता चलता है आपको आपके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सारी चीजें आपको यहीं पर पता चलेंगी। इवन आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी यहीं पर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गवर्नर के बारे में। ठीक है, स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसके बारे में। ठीक है, और हाई कोर्ट के बारे में। कहां से कहां तक? आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। फिर आता है यहाँ पे सेवंथ आप लोगों को पता है ये अमेंड किया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है बाय द 7th अमेंडमेंट 1956। आर्टिकल कौन सा था? 238। कौन सा आर्टिकल था? 238। क्लियर। फिर आता है यहाँ पे पार्ट 8। पार्ट 8 क्या है? द यूनियन टेरिटरी। अब आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पता चल गया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पता चल गया, तो अब बचा कौन? यूनियन टेरिटरीज। आपके जो भी यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, है ना, क्या केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, तो ये कहां पे दे रखा? आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारा यूनियन टेरिटरी वो किस तरह से काम करेगी, यूनियन टेरिटरी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट होगी, वो सारी चीजें कहां पे दी गई हैं? यहाँ पर दी गई हैं। उनके स्पेशल राइट्स क्या हैं वो सब यहीं पर पता चलते हैं। फिर आता है फाइनली यहाँ पे नाइन्थ में आता है क्या? पंचायत। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9A एंड 9B ये तीनों ही एक साथ जुड़ते हैं। क्यों? अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, 243P से लेकर 243ZZ तक एंड 243ZH से लेकर ZT तक। तो एक तरह से देखा जाए ये क्या है? हमारा लॉन्गेस्ट आर्टिकल है। क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट आर्टिकल है। क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट आर्टिकल है। तो ये चीज आपको यहाँ पे फाइनली ध्यान रखनी है। किस किस के बारे में बात होगी? पहली पंचायत। पंचायत सबको पता ही है, ऑलरेडी सीजन आ रहा होगा 4, उसमें और पता चल जाएगा। बट पंचायत के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है बेटा? यहाँ पे पंचायत के बारे में बात होती है। फिर आती है हमारी म्युनिसिपैलिटीज एंड फिर आती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ठीक है। तो पंचायत अर्बन एरियाज में होगी, म्युनिसिपैलिटीज आपकी पंचायत रूरल एरिया में होगी, म्युनिसिपैलिटी आपकी अर्बन एरिया में होगी। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जरूरत पड़ने पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर क्या किया जाता है? एस्टेब्लिश किया जाता है। क्लियर है? क्या किया जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आगे हमारा पार्ट 10। पार्ट 10 किसके बारे में बात करेगा? द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। देखो, अब ये जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरियाज को लेकर हो रही है, किसी कास्ट को लेकर यहाँ पे बात नहीं होगी, पहले ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल जो लोग हैं उनके एरियाज को लेकर बात होगी। रिसेंटली झारखंड में आप लोगों ने सुना होगा, झारखंड का है कोई यहाँ पर? एनीवन इज फ्रॉम झारखंड? कोई झारखंड से है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली झारखंड में एक बहुत ज्यादा इशू खड़ा हुआ, क्या कि शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया को कैसे कोई एक्वायर कर सकता है, कैसे कोई खरीद सकता है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में तो ना तो बेचने का अधिकार है ना खरीदने का अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ अधिकार है तो किसके पास है? उन ट्राइबल लोगों के पास है कि वो कंप्लीट जो एरिया है, कंप्लीट जो जमीन है वो किसकी है? उन ट्राइबल एरियाज की है, उन ट्राइबल पर्संस की है। उसे कोई खरीद नहीं सकता, ना गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर सकती है। डायरेक्टली देखा जाए तो किसके हाथ में? ये सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। और प्रेसिडेंट के हाथ में भी कैसे है कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होंगे वहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि हम लोग जमीन बेचेंगे नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो वो एक कलेक्टिव डिसीजन है। उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उस जमीन पर कुछ होगा या नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा क्या है, लंबा प्रोसेस है। और यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा हो रहा है। तो अभी रिसेंटली तुम लोगों ने सुना होगा झारखंड में बहुत सारी जगहों पर ये इश्यू निकल के आया था सामने। फिर आता है हमारा 11th, क्या है?
रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड स्टेट, सॉरी, यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 245 से लेकर 263 किस बारे में बात होती है? तो यहां पे एक तरह से देखा जाए पावर्स के डिवीजन को लेकर बात होती है। बेटा शेड्यूल्ड एरिया वो जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया गया, मार्क आउट कर रखा है, अलग से आइडेंटिफाई किया गया है ना, जिसे सेपरेट कर रखा है हम लोगों ने, बाकी एरिया से सेपरेट कर रखा है, उसको हम लोग बोलेंगे शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? किसी को लिस्ट में डालना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेड्यूल बोलेंगे। तो बिल्कुल किसी वो एरिया जिसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन दे रखी है, शेड्यूल में डाल रखा है, हमारी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल रखा है, उसको हम लोग शेड्यूल एरिया बोलेंगे। ठीक है, और उसे चाहो तो शेड्यूल ट्राइबल एरिया बोल दो। ठीक है, क्योंकि अगर ट्राइबल लोग वहां पे रह रहे हैं तो शेड्यूल ट्राइबल एरिया हो जाएगा। शेड्यूल एरिया मतलब उसको सिर्फ केवल प्रोटेक्शन दे रखी है, और अगर शेड्यूल ट्राइबल एरिया बोल दिया मींस ट्राइबल लोगों का स्पेशल एरिया। क्लियर है? क्लियर है? फाइनली अब बात करें हम लोग यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन को लेकर। देखो रिलेशन किस चीज को लेकर होगा? फाइनेंशियल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव लेवल पर होगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल लेवल पर जैसे कि टैक्सेस का कैसे डिवीजन होगा, कितना पैसा आपको मिलेगा, कितना पैसा हम रखेंगे, कितना पैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, कौन सा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी, पहली चीज। दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कि कितना एरिया आपके कंट्रोल में आएगा, कहां कहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके स्टेट में कुछ एरिया ऐसा भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे शेड्यूल एरिया या कुछ ऐसा और एरिया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पर्सन आपके राज्य में अपॉइंट किया जाएगा, गवर्नर। इसके अलावा कई सारे आईएएस और आईपीएस भी हम लोग आपके राज्य में अपॉइंट करेंगे, तो वो क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है। कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर है। तो ये क्या है? एक तरह से उनकी पावर्स का डिवीजन है। रिलेशन कैसे बेहतर बनाया जा सका, कंट्रोल कैसे बेटर किया जा सकता है, उस चीज को लेकर यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। फिर आता है यहाँ पर हमारा 12th, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। जितने भी हमारी लिखा पढ़ी होती है ना, जमीन बेचना, खरीदना, ये सब कुछ इसमें आता है, वो सब कुछ इसमें आएगा कि फाइनेंशियल प्रोसेस कैसे चलेगा हमारे देश का, हमारे देश में प्रॉपर्टी को हस्तांतरण, खरीदना बेचना कैसे होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होता है तो कैसे होगा, कोई भी अगर विवाद हो जाता है, सूट्स मतलब विवाद होता है, ठीक है, कोई केस हो जाता है तो उसको किस तरह से निपटारा जाएगा, है ना। फिर आता है यहाँ पे 13th, अनदर इंपॉर्टेंट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यापार के बारे में, ट्रेड कैसे होगा, है ना। किसी भी तरह का जो कॉमर्स है वो किस तरह से करेगा, वाणिज्यिक जो काम होते हैं, है ना, लिखा पढ़ी के कागजी जो काम होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो कैसे होंगे। एंटरकोर्स, एंटरकोर्स से क्या मतलब है? समागम, दो कंपनियां आपस में मर्ज कैसे होंगी, है ना, वो चीज आएगी कहां पर? यहाँ पे। अब इसका बड़ा मजेदार सा एक एग्जांपल देता हूं, इंटरकोर्स वाला। दो कंपनियों ने इंटरकोर्स किया था, एक का नाम था वोडा और एक का नाम था आइडिया। इन्होंने चालाकी क्या दिखाई? इन्होंने बोला कि यार अगर हम लोग इंडिया में मर्ज करेंगे तो बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारी चीजें हमको देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, क्योंकि दो कंपनियों का मर्जर हो रहा है, बहुत सारे लीगल वर्क करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इंडिया से बाहर अपना मर्जर करते हैं। क्या करते हैं? इंडिया से बाहर अपना मर्जर करते हैं। इन लोगों ने तरीका अपना अच्छा सोचा था। ये लोग गए इंडिया से बाहर बहामास, और बहामास में क्या की? अपनी डील साइन कर ली, है ना। बहामास के लीगल फ्रेमवर्क में आकर किया है वो सारा काम, कि भाई बहामास के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको क्या किया? साइन किया आपस में। उसके बाद इंडिया में आ गए, इंडिया में पता चला भाई मर्जर हो गया इन दो कंपनियों का, बहुत बड़ा ये हुआ वो हुआ। फिर उसके बाद तुरंत गवर्नमेंट ने बोला यार मर्जर हो गया, टैक्स नहीं आया हमारे पास, यार पैसा आना चाहिए था इतना। अच्छा टैक्स नहीं आया तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, टैक्स ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला टैक्स दो, वोडा आइडिया ने बोला, अब तो फिर वोडा आइडिया हो गया। वोडा आइडिया बोला हम क्यों टैक्स दें, हमारा ये तो हुआ, मतलब देश के अंदर थोड़ी हुआ, देश के बाहर हुआ सारी की सारी ट्रीटी। बोलता अच्छा ऐसा कुछ है क्या, क्यों हम दे नहीं सकते ऐसा? बोलता हाँ नहीं दे सकते हम। अच्छा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे लीगल फ्रेमवर्क सब कुछ देखा। सब कुछ देखने के बाद लीगल फ्रेमवर्क में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो तुम्हारी बात सही है कि तुमने देश के अंदर ट्रीटी साइन नहीं किया है, पर तुम्हारी ट्रीटी का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? हमारे देश के ऊपर पड़ रहा है।
मर्जर आपने कहीं पर भी किया हो, पर काम तो तुम यहाँ पे कर रहे हो, धंधा यहाँ कर रहे हो, तो पैसा भी कहाँ दोगे, टैक्स भी कहाँ दोगे, यहीं दोगे ना, वहां थोड़ी दोगे। धंधा कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो ये दो। तो वुडा आइडिया ने बोला ठीक है भाई दे देंगे यार, अब धंधा थोड़ी चौपट करेंगे। एंड आज के टाइम पर भी दे ही रहे हैं ये लोग पैसा, लिटरली दे रहे हैं। कई हजार करोड़ रुपए देने हैं भी इनको, पता है, कई हजार करोड़ रुपए देने हैं इनको, थोड़ा मोटा अमाउंट नहीं है। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है वोडा आइडिया को कि चलो ठीक है धीरे धीरे दो, पर दो, एक बारी में नहीं दे पा रही कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे दो। क्यों कर रही है गवर्नमेंट? कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये लोग जाते हैं अभी भी छूट के लिए कि भाई थोड़ी छूट दे दो, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा टाइम दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता भाई टाइम हम नहीं दे सकते, तुम जितना ज़्यादा टाइम ले रहे हो ऑलरेडी वैल्यूएशन कम हो जाती है उस पैसे की। आज से 100 साल पहले, सॉरी आज से 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती थी, आज के टाइम पर 100 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद सोचो, तुम लोग मूवी देखने जाते हो 250 रुपए का टिकट होता है, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास पॉपकॉर्न लग जाते हैं, वो 350 रुपए के आ रहे हैं, 500 रुपए के आ रहे हैं, ठीक है। स्वीट कॉर्न लेने जाते हो जरा सा, वो भुट्टे, वो 100 रुपए के 150 रुपए के आ रहे हैं। तो 100 रुपए की वैल्यू क्या बची तुम्हारे लिए? कुछ नहीं बची, वो जरा सा कप बचा है केवल, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। बात समझ में आई? तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है। देखो फिर बात करते हैं आगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें तुमको यहीं से समझने आनी चाहिए। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? यूपीएससी के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर 323 तक किसके बारे में बात हो रही है? यूपीएससी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? यूपीएससी के बारे में बात हो रही है। तो आपका जो सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू सीडीएस या एनडीए के एग्जाम से, या फिर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, अगर आप सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हो तो वो सारे एग्जाम आपके यही हैं, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो वो सब यही है। फिर आता है आपका यहाँ पर आर्टिकल 14A। अब 14A क्या है? अलग से जोड़ा गया है। अब ये जो 14A है ये है क्या? ये एक्चुअल में 14A बताता है लीगल ट्रिब्यूनल्स। क्या बताता है? लीगल ट्रिब्यूनल्स। जितने भी लोगों की हायरिंग यहाँ पर हो रही है, या फिर जितने भी लोग यूपीएससी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके जितने भी क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल केस होते हैं, है ना? क्या? जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी केस होते हैं उनका सॉल्यूशन यहीं से होता है। आपने सुना होगा कई लोगों के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ भी जो चीज़ें होती हैं वो सब एक्चुअल में यहीं से आती हैं। ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राधिकरण या अधिकरण। क्या बोलते हैं? प्राधिकरण या अधिकरण, वो इसी में आते हैं। आर्टिकल 323 से लेकर 323B तक। फिर आता है 15, किसके लिए बात कर रहा है? इलेक्शन। तो यहीं से आता है आपका इलेक्शन कमीशन। देश में कहां कहां पर कैसे कैसे चुनाव होंगे, किस तरीके से चुनाव होंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सब यहां से डिसाइड किया जाता है। फिर आता है 16, किसके लिए बात कर रहा है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। कुछ पर्टिकुलर वर्गों को, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस को यहां पर क्या किया जाएगा? प्रोविजन दिया जाएगा, स्पेशली ट्रीट किया जाएगा। फिर आता है यहां पर 17, किसके लिए बात करेगा? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करेगा। आजकल वैसे भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है, तो ध्यान रखना पार्ट 17 आपके लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है ना, इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एंड रीजनल लैंग्वेज को लेकर बात हो रही है ना। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जो मे बी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मे बी साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, बट कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से पीछे नहीं होगे, आप भी कहीं ना कहीं आप भी इसी चीज़ का हिस्सा रहे होगे कि सर हाँ हमारे देश की भाषा है एक, वो समझ में आ रहा है, पर सर हमारे स्टेट की भाषा क्यों छोड़ी जाए, हम अपने स्टेट की लैंग्वेज को क्यों छोड़ दें सर। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में चीज़ों में चलता होगा, ये चीज़ चलती होगी। क्यों चलता है ये सब, क्यों आता है? क्योंकि रीज़न है, आप हमेशा उस माहौल में रहे हो, उस चीज़ों को देखा है, आप उस लैंग्वेज के साथ क्या हो, ज़्यादा फ्रेंडली हो, तो आप उस लैंग्वेज से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में हम एक साथ एक लैंग्वेज के साथ ना जुड़ पाए, तब आती है।
ठीक है, तो कोई भी आपसे ये नहीं कहता, ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदी में एकदम पंडित होना जरूरी है, हिंदी का एकदम आगा का एकदम एकदम परफेक्ट आपको आना चाहिए, नहीं, कोई आपसे नहीं कह रहा। सिर्फ आपसे क्या कहा जाता है, आपसे सिर्फ ये कहा जाता है कि हिंदी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जाननी आती है। किसके लिए जाननी है आपको? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जाननी है। आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल हिंदी में ग्रेजुएशन करके आओ, मत आओ ग्रेजुएशन करके, ठीक है, कोई आपसे नहीं कह रहा, बट एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी हिंदी जाननी जरूरी है कि कल अगर आप अपनी सेना के साथ खड़े हो तो आपको ये दिक्कत ना हो, यार मैं तो केवल इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं अपने जवानों को कैसे डील करूँ, जवानों के साथ मैं कैसे उनके साथ बातचीत करूँ, मैं तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, है ना। अभी एक केस हुआ था, मे बी तुम लोगों को याद होगा, शायद मैंने कई बार बताया भी है उस केस के बारे में, इवन अभी मैं यूट्यूब पर भी वो केस डालूंगा, बहुत ही फेमस केस है, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस का तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस है। केस क्या हुआ था? केस हुआ था, एक पर्सन है, मतलब जो आर्मी में एज अ कैप्टन की पोस्ट पर थे, कैप्टन या मेजर की पोस्ट पर थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि मैं मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? रीज़न ये है क्योंकि मेरा रिलीजन मुझे अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते थे। उन्होंने बोला मेरी अपनी रिलीजियस फ्रीडम है, मेरे अपनी रिलीजियस क्या है, बिलीव्स हैं, और मेरा रिलीजन इस चीज़ के लिए क्या नहीं करता, मुझे नहीं बोलता कि मैं किसी और धर्म स्थल में जाऊँ, एंटर करूँ। जबकि आर्म फोर्सेज में आपने एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, केवल एक सिंगल प्लेस डिज़ाइन करते हैं और उसी सिंगल जगह पर क्या होता है, सारे रिलीजन्स की स्थापना कर दी जाती है। वहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब होता है, वहीं पर रामायण होती है, वहीं पर नमाज भी पढ़ी जा रही है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी बटालियन में सारे के सारे सिख हैं तो आपको सिख बनना पड़ता है, आपकी बटालियन में सबके सब अगर मद्रास से हैं तो आपको मद्रासी बनना पड़ेगा, अगर आपकी रेजिमेंट में सबके सब गोरखा हैं तो आपको गोरखा बनना पड़ेगा, ठीक है। आप जहां पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बटालियन क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। आपकी पहचान आपके लोगों से, ना कि आपकी खुद की कोई पहचान रहती है, ध्यान रखना ये चीज, आपकी पहचान किससे? आपके लोगों से। आप सिंगल पर्सन खड़े होकर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं खड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या किया गया, उनको फाइनली बोला गया कि भाई नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करेगी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए बोला कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आर्मी ने, और उन्होंने साफ बोला है कि आर्मी में जब भी आप देश की सेवा के लिए, देश के लिए आते हो, आगे वर्दी पहन लेते हो, तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में आपका रिलीजियस से जुड़ा हुआ फंडामेंटल राइट भी है, आप उसके साथ भी नहीं जुड़ सकते, और ये बात सच है, रिलीजन मैटर नहीं करता। जैसे एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, तो उस बैच में शायद पहलगाम का इंसिडेंट था, या पहलगाम से कुछ पहले कोई एक इंसिडेंट हुआ था, रिलीजियस कोई वो था, तो उसमें कुछ चीज़ों को लेकर बात आई सामने, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया बच्चों ने, सर ऐसे कैसे, सर इस रिलीजन में ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो कंडेम्ड करना, वो वाली बात आ गई। तब जब वो बात आई तो मैंने फिर वही बात बोली कि जब तुम वर्दी पहन रहे हो ना, तब तुम्हारी कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं रहती, ठीक है। तुमने जिस दिन वर्दी पहनने का सोचा उस दिन सोच लो तुम्हारी रिलीजियस फ्रीडम खत्म। सबसे पहली फ्रीडम अगर कोई खत्म हो रही है तो वो रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो रही है। सबसे पहली फ्रीडम अगर कोई खत्म हो रही है तो समझ लो तुम्हारी रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो रही है। तुम्हारी जो राइट टू स्पीच है ना, वो तुम्हारी खत्म हो रही है। तुम्हारे अंदर आदत होनी चाहिए कि तुम सुनो ज़्यादा बेहतर, बोलो नहीं। बोलने की ज़रूरत सिर्फ तभी पड़ेगी जब तुम्हें मौका मिलेगा, अदरवाइज तुम सुनो जितना ज़्यादा बेहतर सुन सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो ऊपर से कमांड मिलेगा तुम्हें वो ही फॉलो करवाना है, और तुम्हें वो ही कन्वे करना है, तुम्हें वो ही कन्वे करना है, ठीक है। आप अपना दिमाग सिर्फ उतना ही लगाओगे जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, देश के लिए फ्रूटफुल हो। उससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पर्सनल कैसे बेनिफिट हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। फाइनली इसके बाद आता है 18th में बात करते हैं तो इमरजेंसी प्रोविजंस। आपके 3 तरीके के इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, कौन कौन से? 352, उसके बाद कौन सा आता है 356, उसके बाद कौन सा आता है 360। 352 किसके बारे में बात करता है? नेशनल इमरजेंसी के बारे में, NE। 356 किसके बारे में बात करता है? स्टेट इमरजेंसी, या फिर जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और ये किसके बारे में बात करेगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे चलकर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर आता है मिसलेनियस, ठीक
ठीक है, किस में आता है हमारा 19th में आता है। मिसलेनियस में बहुत सारी डिफरेंट चीजें आती हैं जो बाकी जगहों पर नहीं बताएगा, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की करते हैं। फिर आता है 20 किसके बारे में बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368। जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ हम लोगों ने अमेंडमेंट जो लिया है वो कौन से देश से लिया है। हम लोगों ने बहुत सारे देशों से चीजों को बोरो किया है ना, तो कौन से देश से हम लोगों ने अमेंडमेंट के कॉन्सेप्ट को बोरो किया, जरा बताना मुझे कमेंट करके जल्दी से। महाराज भाई, एक तो एसी बंद करवाने को बोला था, उल्टा एसी चला रखा है, और दूसरा भाई गर्म पानी बोला था, अभी तक तो आया नहीं। अरे नॉर्मल पानी भी नहीं है पीने के लिए भाई। फिर आता है हमारा कौन सा 21, किस, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है। फिर आता है हमारे 21, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, क्लियर है। तो ये किसके बारे में बात करता है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है जो टेम्परेरी लेवल पे काम करते हैं, है ना, या ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, या फिर स्पेशल प्रोविजन होते हैं। जैसे कि कोई स्टेट बोलता है कि मुझे गरीब राज्य घोषित कर दो, जैसे बिहार ने कई बार पहले डिमांड की, स्पेशली इस बार बिहार को हम लोगों ने बजट अलग से दिया और ये बोला कि इस बार के बजट के बाद नेक्स्ट बजट में हमें देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमें इसी एक साल में बिहार को गरीब राज्य से बाहर निकालना है। क्यों निकालना पड़ेगा बाहर, क्योंकि जब भी आप गरीब राज्य किसी राज्य को बोलोगे तो आपको उसको स्पेशली हजारों करोड़ रुपए देना पड़ेगा स्पेशली, इसलिए, है ना। टेम्परेरी जैसे 370 था, अगर आप आर्टिकल देखोगे कहां से, 369 से लेकर 392, है ना, 370 है। 370 क्या है, एक टेम्परेरी वो है, कॉन्सेप्ट है। जम्मू कश्मीर में था तब था, अब खत्म कर दिया, सीधी सिंपल सी बात है, क्लियर है, क्या है बात समझ में आई। ट्रांजिशनल के बारे में बात करें तो ट्रांजिशनल का मतलब क्या है, ट्रांसफरेबल चीजें जो हो सकती हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट द रिलीजियस टीचर इन इंडियन आर्मी, हाँ बिल्कुल सही बात है, रिलीजियस टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है इंडियन आर्मी में, ठीक है। पर जो रिलीजियस टीचर आते हैं, शायद आपको ये नहीं पता, जो रिलीजियस टीचर आते हैं वो रिलीजियस टीचर ऐसे भी होते हैं कई जो मल्टीपल रिलीजन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मल्टीपल रिलीजन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यस। और ये मैं अपने आंखों देखा ही बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि सर ने ऐसे ही बोल दिया, नहीं सर, मैंने अपने आंखों देखी, सामने से देखा है, ठीक है। मैंने अपने सामने देखा है, जो पंडित जी यहाँ पर भजन कीर्तन करवा रहे हैं वही पंडित जी वहां पे जाकर अजान दे रहे थे, लिटरली मैंने ये चीज देखी है। और सेम अपनी उसी वेशभूषा में, उसी सफेद कुर्ते पैजामे में जहां पर वो पूजा कर रहे थे, उसके कुछ देर के बाद ही वही आदमी उसी, वही पंडित वाली टोपी होती है आर्मी में, जैसे वो नेहरू टोपी जिसको कहते हैं ना, उस तरीके की टोपी पहन के रखते हैं, सेम वही पहनकर वहां पे बंदा आजान दे रहा था उस टाइम पर। सर्वधर्म स्थल है भाई, सर्वधर्म स्थल है, ठीक है। और रिलीजियस टीचर की जो हायरिंग होती है वो ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे होती है, नहीं, बहुत कम होती है रिक्वायरमेंट इसकी, मुश्किल से एक आध बार। भाई इतना देर क्यों लगी, ला इधर दे दे मुझे, थैंक यू सो मच। यस, आर्टिकल डिटेल्स में भी पढ़ेंगे बेटा हम। फिर आता है शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल क्या है ना, कॉमन्समेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इज हिंदी एंड रिपेल। रिपेल किसको किया गया, रिपेल किसको किया गया, रिपेल किया गया इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को। रिपेल किसको किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को किया गया, ठीक है। फाइनली फिर बात करते हैं हम लोग अपने शेड्यूल्स के बारे में। पार्ट्स के बाद आता है नंबर शेड्यूल्स का। शेड्यूल क्या है, क्या पर्पस है इनका। शेड्यूल्स एक्चुअल में अगर आप लोग देखोगे तो सीधी सीधी सिंपल सी बात यह है कि वो सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं, कुछ चीजें जो उसमें नहीं दी गई, नहीं बताई गई, कुछ चीजें जिनके एक्सप्लेनेशन को हमको और डिटेल में जानना था, उनको हम लोगों ने कहां पे रखा है, शेड्यूल्स में रखा है। कहां पे रखा है, शेड्यूल्स में रखा है, ताकि उन पर और ज्यादा क्लियरिटी मिल सके, उनको और ज्यादा बेटर बनाया जा सके। तो जो चीजें आर्टिकल्स में एक्सप्लेन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी जगहों पर एक्सप्लेन नहीं है, उसको कहां पे एक्सप्लेन किया गया, हमारे शेड्यूल्स में किया गया। कहां पे किया गया, हमारे शेड्यूल्स पे
किया गया है। क्लियर? एडिशनल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ मेन आर्टिकल्स, बस इतनी सी बात है। ओरिजिनल में कितने थे? 8 शेड्यूल्स थे और एट प्रेजेंट कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। क्लियर? बस इतनी सी बात है इसमें। अब कौन कौन से शेड्यूल्स हैं वो भी आप लोग देख लेते हैं जरा जल्दी से। इसको थोड़ा सा डिटेल में रखा है ताकि आपको भी अच्छे से पता रहे, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है? आर्टिकल 1 to 4 से बिलोंग करेगा। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक बिलोंग करेगा। अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल डाल रखे हैं यहाँ पे, ये नहीं कि इसका मतलब आर्टिकल भी आते हैं, नहीं, कौन से आर्टिकल की चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, कौन से आर्टिकल की चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, कि कौन सा शेड्यूल किस आर्टिकल के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है ना, ये चीज आपको पता चल जाए। इसलिए यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स वाली डिटेल डाली है, और ये फर्स्ट टाइम है मैं आर्टिकल वाली डिटेल डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? ये कई बार एग्जामिनर ये चीज पूछ लेता है कि ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल है ये इस बारे में बात कर रहा है, ये कौन से आर्टिकल के ऊपर इंपैक्ट डालता है या किस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन को बता रहा है। तो तब ऐसे में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अदरवाइज मैं डालता नहीं था। ठीक है, ज़्यादातर डिफेंस या सीडीएस वाले बच्चों को बता देते हम लोग, बट फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एफकेट वाले बच्चों के साथ ऐसे नादानी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीडीएस दे रहे होंगे। दे रहे हो क्या सीडीएस इस बार? कितने बच्चे हैं ऐसे जो सीडीएस दे रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो सीएपीएफ दे रहे हैं? जरा एक बार कमेंट करके बताना, सीडीएस कितने लोग दे रहे हैं तुम में से, और सीएपीएफ कितने लोग दे रहे हैं। अगर दे रहे हो ना, तो जितने आर्टिकल और ये इन्फॉर्मेशन दी है शेड्यूल वाली, ये इन्फॉर्मेशन तो अच्छे से याद कर लो विद आर्टिकल के साथ। जरा एक बार बताना कमेंट करके जल्दी से। तो सबसे पहले कहा आर्टिकल 1 to 4। 1 to 4 किसके बारे में बात की थी? यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में। तो वही चीज यहां पर भी बात होगी कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य का कौन कौन सा हिस्सा है, कहाँ तक का उसका एक्सटेंशन है, क्या क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वो सब यहाँ पर पता चलता है। सीडीएस 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 सीडीएस। सीएपीएफ कौन दे रहा है? सीएपीएफ वाला कोई नहीं है क्या आज क्लास में? कोई अपनी? सबके सब सीडीएस वाले हैं। ग्रेट। तुम लोग जब बेटा सीडीएस देकर आओगे ना, तो तुम बोलोगे सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत कुछ हमें वहां पर भी मिला। चलो बहुत बढ़िया, दो बिल्कुल दो यार। तुम्हें लगेगा, तुम्हें फर्क पता चलेगा सीडीएस के फॉर्म में और एफकेट के फॉर्म में कितना जमीन आसमान का अंदर है। अच्छा, एफकेट भी दे रहे हो? अनुराग, एफकेट वाली क्लास में हो क्या? नहीं हो? ऐसे तो यार अनुराग नाम से भी एक लड़के ने मुझे भेजा है। अब तुम हो या कोई और है पता नहीं, बट भेजा है। क्योंकि ऐसे राइटिंग ये जो पेपर 2 होता है वो भी मैं ही करवा रहा हूँ सीएपीएफ का। सीडीएस ओटी है। चलो वेरी गुड प्रदीप रेड्डी। इस क्लास को पढ़ के सीडीएस दे सकते हैं ऐसा मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब तुम पेपर दोगे तो तुम्हें ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि अराउंड 40 to 50% चीज़ें तुम्हें क्लास में पढ़ाई गई हैं। ठीक है, पर प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सीडीएस के लिए पढ़ाऊंगा तो मुझे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना होगा। अभी हम लोग हिस्ट्री केवल और केवल 12 या 13 क्लास में हम लोगों ने कवर की है। अगर यही हिस्ट्री अगर मैं सीडीएस की क्लास में पढ़ाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे मोर देन 25 क्लासेस चाहिए होंगी। जो पॉलिटी अभी आप लोग यहाँ पर केवल और केवल पढ़ रहे हो 11 लेक्चर में, 12 लेक्चर में, वही पॉलिटी अगर मैं सीडीएस में पढ़ाऊंगा तो शायद मे बी मुझे 20 क्लासेस चाहिए होंगी, 20-22 क्लास चाहिए होंगी। ठीक है, तो फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, बट हाँ इसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपके एग्जाम में। वेल फिर बात करते हैं सेकंड शेड्यूल के बारे में। सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो किसके बारे में बताता है? प्रोविजन रिलेटेड टू द एमिलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। मतलब एक तरह से बोला जाए सैलरी बेनिफिट। किसके बारे में? सैलरी बेनिफिट। किसके बारे में? सैलरी के बारे में बात कर रहेगा।
सैलरी के बारे में बात करेगा। किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी, सीएजी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं गवर्नमेंट का, क्या बोलते हैं? सीए ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है थर्ड शेड्यूल, किसके बारे में बात करेगा? सॉरी आर्टिकल बता रहा है, नहीं लगाया मैं। किसके बारे में बात करेगा? ओथ ऑफ ऑफिसर्स, कि भाई आप किस तरीके से ओथ लोगे, ओथ एंड एफर्मेशंस के बारे में बात करेगा। शपथ और प्रतिज्ञा जिसको आप लोग कहते हो, है ना। यूनियन स्टेट्स एंड मिनिस्टर्स, जो भी होंगे आपके, जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं या स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी शपथ कैसे होगी, ठीक है। जो भी इलेक्शन में पार्लियामेंट में खड़े हो रहे लोग, उनकी, और स्टेट लेजिस्लेचर के लोगों की शपथ क्या होगी, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उनकी शपथ कैसे होगी। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की शपथ क्या होगी, एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की शपथ क्या होगी, सीएजी की शपथ क्या होगी। इन लोगों की ओथ के बारे में बताया गया, किसके बारे में? ओथ के बारे में, कि उनकी शपथ क्या होगी। फिर आता है फोर्थ, आर्टिकल 4 और 80 के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें और यूटीज के बारे में, कि कितनी सीटें राज्यसभा में मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, है ना। एलोकेशन किस तरीके से होगा, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब के बारे में कहां से पता चलता है? फोर्स से पता चलता है, कि पर्टिकुलर किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। क्लियर? आने वाले 2-3 साल में भी यही अच्छा, देखो एफकेट का सिलेबस शुरुआत से ऐसा ही रहा है, मैं पहले ही बता दूं, एफकेट का कंप्लीट सिलेबस हमेशा से यही रहा है, कभी भी चेंज नहीं हुआ। सीडीएस का भी हमेशा सिलेबस वही रहा है, इवन हर एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है, बस एग्जाम के में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका फॉर्मेट बदल जाता है। जैसे पहले एफकेट में क्या होता था, प्योर जीके वाला पार्ट आता था, अब एफकेट ने क्या कर दिया है, एफकेट ने जीके वाले पार्ट को कम किया है, करंट अफेयर वाले पार्ट को ज्यादा डाला है। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा संजय सर वाली क्लास आपकी हमेशा चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि करंट अफेयर जितना ज्यादा मिले आपको कम है, क्योंकि आपके लिए फैक्चुअल बेसिस पर छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए या करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो हो इसलिए जाते हैं इंपॉर्टेंट, सच में ही बात, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है, यही सबसे बड़ा रीजन है। फिर आता है 5th आर्टिकल 244 के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब ध्यान से देखो कौन सा आर्टिकल है, 244। यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे किसके बारे में, कहाँ गया वो हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, यही वाला देखा था हम लोगों ने, इसी के बारे में बात की थी। क्या दे रखा? आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक, यही था ना। यहां पर क्या लिखा है, तो इसका मतलब हम लोग सही चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? 6th, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिकल 244 एंड 275, दो के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या? आत्म। आत्म मतलब कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए आत्म लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर आता है 7th, किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 246 के बारे में बात कर रहा है। अब देखो 246, अब यहां पर देखो याद करने का तरीका यही होता है, लॉजिकली चीजों को याद करो। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटरी, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, 245 से लेकर 263। तो चीजों को इसी तरीके से देखो। 246 के बारे में बात कर रहा है, मींस यहां पर सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं, पावर्स का डिवीजन किया गया है। किसका डिवीजन किया गया? पावर्स का डिवीजन किया गया। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 10 सब्जेक्ट्स आते हैं, सॉरी 100 आते हैं। ओरिजिनली कितने थे? 97 थे। स्टेट लिस्ट में कितने आते हैं? 61 आते हैं। ओरिजिनली कितने थे? 66 थे, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आते हैं? 52। ओरिजिनली कितने थे? 47 थे। अब आप कहोगे सर ये सब तो ठीक है, बट ये कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब है? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है
डिसीजन पावर किसके हाथ में है? या ऐसे लिख लो, बोथ enjoy द पावर, दोनों ही क्या करते हैं, पावर एंजॉय करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एंजॉय करते हैं पावर यहां पर, ठीक है, दोनों एंजॉय करते हैं। बट डिसीजन कौन लेता है? बट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलती है, प्रिविलेज मिल जाती है। क्या मिलती है, प्रिविलेज मिलती है उनके डिसीजन को। फिर आता है एट्थ, किसके बारे में बात करेगा, 344 से लेकर 351। अब देखो 344 से लेकर 351 तुमने यहां पे क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था तुम लोगों ने यहां पर, क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ी थी। 344 से लेकर 351 सेम वो चीज यहां पर भी आ रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं एट्थ शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे आर्टिकल्स को लेकर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, लैंग्वेज रिकॉग्निशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली कितनी थी, 14 थी, एंड करेंटली कितनी है, 22 है। करेंटली कितनी है, 22 है। बाय द अमेंडमेंट हम लोगों ने इसमें क्या है, बाकी लैंग्वेजेस को ऐड किया, अभी वो हम लोग आगे देखेंगे, चिंता मत करो उसके लिए। क्या हो गया, किस बात पे डिसलाइक कर रहे हो भाई, कौन सी बात समझ में नहीं आई तुम्हें, किस बात पे नाराज हो गए ये 10 लोग? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हो सर, स्टैटिक और करंट ज्यादा आता है, यस सुहासनी बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम्स बिल्कुल याद कर सकते हो, बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है। रेजोल्यूटरी पावर क्या होती है बेटा, रेजोल्यूटरी पावर वो पावर होती है जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कंप्लीट होल सोल पावर उसके हाथ में होती है। क्लियर है? अरे हुआ कुछ नहीं वो तो ठीक है, बट ये सडनली अचानक से हो क्या गया, थम्स डाउन थम्स अप सब ये हो रहा है, किस लिए हो रहा है भाई? मैं भी एकदम हैरान हूं, देख रहा हूँ पीले पीले से अंगूठे निकल के आ रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हुआ क्या है ये तो बता दो। फिर आता नाइन्थ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 31 बी के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, 31 बी के बारे में बात कर रहा है। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से किसी भी जगह के लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करेगा, कि लैंड किस तरीके से लिया जा सकता है, जो हमारा पुराना सिस्टम था जमींदारी का उसको कैसे खत्म किया गया था, उन सब के बारे में बात करेगा। क्लियर है, उन सब के बारे में बात करेगा, किसमें, नाइन्थ। तो इसको बाद में ऐड किया गया, कब, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। कब किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया गया। अरे बंद कर दो ये अंगूठे भेजना यार, रुक जाओ भाई, ध्यान भटकता है यार। वो शादियों में तुमने देखा है, शादियों में एक एक पर्सन होता है जिसे हम लोग कहते हैं फूफा, भाई लिटरली मुंह फुलाकर बैठा रहता है, पूछो क्या हो गया, वो कुछ नहीं बताना, बट मुंह फुला के रखेगा पूरे टाइम, लिटरली वो वाला हाल है। अरे कुछ हुआ है, कुछ बात है तो बताओ यार, कमेंट करो, हम उस समस्या का तुम्हारा समाधान निकालें। थम्स अप थम्स डाउन चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, मतलब बच्चों का खेल बना है, बंद करो इसे। हद होती है। फाइनली 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करेगा, हमारे 52nd अमेंडमेंट 1985 के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 102 एंड 191 में बात कर रहा है, किसके बारे में बात करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेगा। कोई भी पर्सन अगर अपनी पार्टी को छोड़ता है, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर अपनी पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी में जाता है आफ्टर द इलेक्शन, जीतने के बाद अपनी सीट को लेकर, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सीट डिस्क्वालीफाई मानी जाएगी, वहां पर क्या होगा, री इलेक्शन होगा ऐसे में। बट पहले ऐसा होता था कि लोग आते थे और दूसरी पार्टी में चले जाते थे, इसको ना शॉर्ट में कहते थे आयाराम
गया राम। क्यों कहते थे आया राम गया राम? ये एक्ट बना था 1985 में। इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल था वो था अटल बिहारी वाजपेयी का। और ये नाम आया राम गया राम पड़ा भी क्यों? एक्चुअल में हरियाणा में एक पर्सन थे, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी बदली थी। 3 बार पार्टी बदली थी और पैसे लेकर बदली थी। क्या पैसे लेकर बदली थी? और तुम सोच के हैरान रह जाओगे, आज के टाइम पर भी पैसे लेकर पार्टी आप बदल सकते हो। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। 2019 में 2019 नहीं सॉरी डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ये मुद्दा आया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला यार ये तो गलत है, पैसे लेकर पार्टी कैसे बदल सकता है कोई। एंड इस मुद्दे को सबसे पहले बीजेपी ने उठाया था। ये भी एक बात है। सोचो आज के टाइम पर भी हमारे देश में पैसे लेकर पार्टी बदलोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको करप्शन नहीं माना जाता। भाई जब हमारे नेता ही इस लेवल पे करप्शन कर रहे हैं तो नीचे के लोगों का क्या हाल होगा। तो पैसे लेकर आप पार्टी बदल सकते हो, दूसरी पार्टी में चले जाओ, दूसरा पर्सन ज्यादा पैसे देगा तो फिर वापस आ जाओ, फिर वापस आ जाओ। और ये सब चल रहा था। डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला था यार ये तो लिटरली करप्शन है, गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ इसे दल बदल विरोधी भी कहा जा सकता है हिंदी में, बट एक्चुअल में इसे आयाराम गयाराम कहते थे। हरियाणा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम समथिंग कुछ नाम था, आयाराम समथिंग नाम था, तो उनका ही नाम रख दिया गया था आयाराम गयाराम उससे। वेल अब यहाँ पे कहोगे सर वो सब तो ठीक है, बट हम लोगों ने अभी हरियाणा में देखा था, वहां पर पार्टी में बहुत सारे लोग चले गए थे। हम लोगों ने फिर नीतीश कुमार जी को देखा हरियाणा में, वो बिहार में, कि नीतीश कुमार जी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तब से उनका नाम ही लोटा कुमार कर दिया हम लोगों ने। लिटरली लोटे के जैसे, कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी उधर लुढ़क रहे हैं। ठीक है, मजाक बना दिया लोगों ने। एंड अभी तो इतना ज़्यादा वो था कि एक बार शपथ लेकर वो बाहर आए, दूसरी पार्टी की तरफ से शपथ लेकर बाहर आए, बाहर आकर सडनली अचानक से वापस चले गए असेंबली के अंदर। तो लोगों को लगा कहीं एकदम 1 घंटे के अंदर तो नहीं कहीं रिजाइन करने जा रहे। तो लोग उनके पीछे भागे, क्या हो गया क्या हो गया क्या? अरे हुआ कुछ नहीं, बस अपना मफलर भूल गए थे, वो लेने गए थे अंदर। ये कंडीशन थी सोचो उनकी। वेल अब ये कंडीशन है क्या समझ लो। अगर कोई सिंगल पर्सन करता है, अगर पर्सन करता है कोई, क्या कोई पर्सन करता है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। बट अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्टी करते हैं, अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्टी करते हैं तो इसको अलाउ किया जाता है। ठीक है, मतलब कि पार्टी के सारे 2/3 मेंबर कम नहीं होते, 2/3 मेंबर बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो अगर इतने सारे मेंबर एक साथ करें तो उसको अलाउ किया जाएगा। एज वेल एज इसके अलावा अगर पार्टी अपना ग्रुप चेंज करती है तो वो अलाउ है ना। पार्टी अपना ग्रुप चेंज करती है तो वो अलाउ है। ठीक है, पार्टी की अपनी ग्रुप है ना, पार्टी के अपने ग्रुप हो सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो यूपीए हो, कहीं पर भी जा सकता है, तो वो अलाउ है। अगर 2/3 मेंबर अगर चेंज करते हैं अपनी पार्टी एक से दूसरे में तो वो भी अलाउ है। पर अगर सिंगल पर्सन करता है तो वो अलाउ नहीं है। क्लियर है बात? यहाँ पे समझ में आ गई, हाँ या ना, यस या नो? बात समझ में आई? तो ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में जो हुआ था वो इसी तरीके से हुआ था। ठीक है, बिहार में जो होता है वो ये होता है। क्लियर है? वेल फिर आता है 11th 73rd अमेंडमेंट 1992, आर्टिकल 243 जी। क्या कह रहा है यहाँ पे? पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। तो पंचायतों को यहाँ पे पावर दी गई है। कितनी पावर दी गई है? तो यहाँ पे ध्यान रखना 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कितने? 29 सब्जेक्ट्स की पंचायतें कौन कौन सा काम करेंगी, कैसे कैसे काम करेंगी। ठीक है, यस वही उसी की बात कर रहा हूं मैं, शिंदे गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उस टाइम पर, बिल्कुल वही चीज। फिर बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, हम लोग 12th के बारे में। 12th कौन सा हमारा? म्यूनसिपालिटीज को लेकर है। किसको लेकर है? म्यूनसिपालिटीज को लेकर। म्यूनसिपालिटीज मतलब बोले तो ये तो हो गया रूरल एरिया में, और ये हो गया हमारा अर्बन एरिया में। कहां पे? अर्बन एरिया में। तो पावर है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पर कितनी पावर दी गई है? 18 सब्जेक्ट्स। कितने? 18 सब्जेक्ट्स। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट्स है क्या? सड़क बनवाना,
पंचायत को लीड करना, ग्राम सभा के मेंबर्स को इकट्ठा करना, पॉलिसीज डिसाइड करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, ये सारे काम सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। वेल, अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो प्रेम्बल जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? ये एक तरह का क्या है? इंट्रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? इंट्रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है। कैसे? नटशेल फॉर्मेट में उसके एक इंट्रोडक्शन को दे रखा है। क्या दे रखा है? उसके इंट्रोडक्शन को दे रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट किया हम लोगों ने कि भाई ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये क्या है? हमारा इंट्रोडक्शन है। और यही क्या करता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को भी प्रेजेंट करता है। कहां से लिया गया? अगर आपसे कोई पूछे तो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन आया था उससे लिया गया था। किससे लिया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया। किससे लिया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, कौन लेकर आया था? तो नो डाउट सब लोगों को पता है, JL नेहरू लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? JL नेहरू लेकर आए थे। तो हमारा जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या करता है? ये एक्सप्लेन करने का काम करता है। तो सेम वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह का ID कार्ड है। किसने कहा था? NA पालिकवाला ने कहा था। किसने कहा था? NA पालिकवाला ने कहा था। और किसने? अच्छा, यहाँ पे दिए रखा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित JL नेहरू। और इसी के बेसिस पर हम लोगों ने क्या बनाया था? हमारा प्रेम्बल डिजाइन किया था। क्या किया था? हमारा प्रेम्बल डिजाइन किया था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ये फिलॉसफी है, दर्शन है। क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था USA से। प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? USA से। जैसे USA में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ USA, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल भी लिखा हुआ है। क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब तुम लोगों ने ये चीज देखी है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी NCERT की बुक में लिखा हुआ देखा होगा, ये NCERT लिखा हुआ, देखो इसके पीछे बैकग्राउंड में NCERT पब्लिश। पढ़ा है सब लोगों ने? अच्छे से याद है? किसी को इसके ऊपर कोई शक? पढ़ा तो तुमने सबने होगा। पर कभी इसको समझा नहीं। तो वर्जिनिटी, सेकुलर, सॉरी सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। फिर बात करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। यहां पर बात करेंगे तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता। ठीक है, इन सबको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या है? दृढ़ संकल्प हैं। कब से दृढ़ संकल्प हैं? 26 नवंबर 1949 से। कब से? 26 नवंबर 1949 से, है ना। अब ये आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपको इसका कहीं ना कहीं महत्व पता होना चाहिए। ये जो इनिशियल शुरुआत में बताया गया, इसका मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ताकत है वो कहां से आती है? लोगों से आती है। जो पावर है, पावर का सोर्स क्या है? पावर दे कौन रहा है आपको? ये कौन दे रहे हैं? भारत के लोग दे रहे हैं। सोर्स ऑफ पावर क्या है? भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं, हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वोट के द्वारा क्या करते हैं? यहां पर चुनते हैं। इसीलिए तो क्या लिखा है? डेमोक्रेटिक। इसीलिए क्या लिखा है? लोकतंत्रात्मक। क्या लिखा है? लोकतंत्रात्मक। यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं, सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्या है ये हमारे देश की व्याख्या है कि हमारा देश कैसा है। हमारा देश कैसा नजर आता है ना।
एक तरह से देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, देश की व्याख्या बोलते हैं हम लोग। क्या है ये, देश की व्याख्या है। हमारा देश कैसा नजर आता है, कैसा दिखता है, उसका नेचर कैसा है ना, उसका नेचर कैसा है। बट यहां पर भी कुछ चीजें आती हैं। ये क्या चीजें, ये वो चीजें हैं जो देश के नागरिकों के लिए इंश्योर की गई हैं, कि देश के नागरिकों को हम क्या दे रहे हैं, यहां पे रहने वाले लोग किस तरीके की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो हम लोग कैसा देख रहे हैं, जस्टिस देख रहे हैं। कैसे, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, है ना। हम लिबर्टी देख रहे हैं, आजादी देख रहे हैं, किसकी, अपने विचारों की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीफ की, अपने फेथ की, अपनी वर्शिप की। हम इक्वालिटी देख रहे हैं, हमारे स्टेटस में, हमारी अपॉर्चुनिटी में। सबको एक जैसी फीस देनी पड़ी थी एफकेट के एग्जाम में, सब लोग एक जैसा एग्जाम हैंडल करोगे, सब कुछ एक जैसा आएगा, सबके लिए एसएसबी के पैरामीटर्स एक जैसे होंगे। क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, सभी लोगों के लिए एक जैसा प्रमोट किया जा रहा है। फेटर्निटी के बारे में बात कर रहे हैं। फेटर्निटी क्या है भाई, हमारी अपनी डिग्निटी कैसी है, इंडिविजुअल लेवल पर भी, और एज अ नेशन इंटीग्रिटी भी देखी जाती है ना। एज अ नेशन भी हमारी इंटीग्रिटी को देखा जाता है। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि हमारे देश का कोई हिस्सा अलग हो सके, कहीं कुछ ऐसा ना हो, तो वो भी यहां से आता है। बट अब इन सारे शब्दों को डिकोड करते हैं एक एक करके अच्छे से। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ रहा है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि पावर यहीं से आ रही है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर कौन है, हम भारत के लोग हैं। कौन है, हम भारत के लोग हैं। और हम ही लोग क्या करते हैं, एक अल्टीमेट सोवर्निटी ऑफ पीपल को लेकर रहते हैं। अब वो कैसे आएगी सोवर्निटी, अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो भाई हम सबका एक साथ एकजुट होना जरूरी है। हम सबका एक साथ एकजुट होना जरूरी है, तभी ये हो सकता है। बट होता क्या है एक्चुअल में, हम कह तो रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट हम लोग अंदर से कितने खोखले हैं ये हमको पता है। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, राज्य के नाम पर, हर वजह से लड़ रहे हैं आपस में। आप सोचो, जिस तरीके से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या ऐसे आपने किसी और देश में किसी और लोग, किन्हीं और लोगों को लड़ते हुए देखा है, नहीं देखा होगा। सिर्फ हम लोग हैं, सिर्फ हम लोग हैं जो इस तरीके से लड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं एकता में अनेकता, हिंद की विशेषता। ये जो एकता में अनेकता हम लोग बोल रहे हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट ये कहीं ना कहीं कितनी खतरनाक साबित होती है हमें भी पता चलता है। अमेरिका में कभी लोग आपस में लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, सिंगल लैंग्वेज है। यूरोप में देखा है किसी देश को आपस में लड़ते हुए, इवन पाकिस्तान में देखा लोगों को आपस में लड़ते हुए। रोटी कपड़े के लिए लड़ रहे हैं वो एक अलग बात है, पर भाषा को लेकर नहीं लड़ते, है ना। कल्चर को लेकर लड़ रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान अलग है और पाकिस्तान अलग है, वो एक अलग चीज है। बट भाषा को लेकर नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं, हम लिटरली लड़ रहे हैं। अब फिर वही बात होती है कि सर अपना कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ क्यों, भाई पाकिस्तान हमने स्थिति ही ऐसी बना रखी है, हमने अपने देश को रखा ही इस कंडीशन में कि हमारा कंपैरिजन सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही हो पा रहा है, हम उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि हमने अपने आप को रखा ही ऐसा है। हम भले ही आज के टाइम पर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और ये वो सब कर लें, आज के टाइम पर कई लोग कहते हैं और यार फायर पावर और ये इंडिया की आर्मी की बात करनी है तो चाइना के साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, उसके साथ कंपेयर करो। करेंगे तो तब जब तुम ये सब चीजें खत्म करोगे। फाइनली पहली चीज पता चली, दूसरी चीज आती है द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट से मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना पर्टिकुलर हर स्टेट का क्या मतलब है। स्टेट कंट्री यहाँ पे दोनों का मतलब चल रहा है एक साथ। स्टेट और नेशन में क्या फर्क होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। तो इंडिया को डिक्लेयर किया गया एक कैसा देश, तो वर्जन कंट्री नोटिस किया गया। इसके अलावा एक सोशलिस्ट के रूप में, एक सेकुलर के रूप में, एक डेमोक्रेटिक के रूप में और रिपब्लिकन के रूप में। कैसे रिपब्लिकन के रूप में,
अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जो भी पावर है वो हमारी अपनी है, कोई भी आउटर पावर क्या नहीं कर सकती, हमें हैंडल नहीं कर सकती, कोई भी आउटर पावर हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। हम जो हैं अपने आप में कंप्लीट है ना, वी आर द कंप्लीट बॉडी। तो कोई और हमारे ऊपर क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। होल सोल बॉडी है एक तरह से, है ना, जीवित स्वरूप जिसको हम लोग बोल देते हैं। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट जहां पर हम लोग किसके लिए बात करते हैं, लोगों के लिए बात करते हैं। किसके लिए? पीपल्स के लिए। पीपल्स के लिए मतलब कि हम लोगों के लिए, सबके लिए एक जैसी स्थिति लेकर आते हैं। पर क्या सच में हम लोग सोशलिस्ट हैं? नहीं, हम हो भी नहीं सकते सोशलिस्ट। आपको सर कैसे नहीं हो सकते? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम सबसे एक एक क्वेश्चन है कि अगर मैं तुम सब लोगों को 1-1 लाख रुपए दूंगा तो तुम करोगे क्या? ईमानदारी से बताओ, अगर मैं तुम सबको 1-1 लाख रुपए दे देता हूं तो तुम लोग करोगे क्या उस 1-1 लाख रुपए का? सब लोगों को मान लो 1-1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपीज ईच, क्या करोगे इस 1 लाख रुपए का? बिल्कुल, किसी को स्कूटी लेनी होगी, बाइक लेनी होगी, कोई ऐसा होगा जो मोबाइल ले लेगा, कोई ऐसा होगा जो मम्मी पापा को दे देगा, कोई ऐसा है जो बैंक में डाल देगा, कोई ऐसा है जो इन्वेस्ट कर देगा, कोई हो सकता है मे बी गोल्ड खरीद ले, ज्वेलरी खरीद ले। हर कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ना, ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ तो करेगा। कुछ ना कुछ तो करेगा, फुलफिल अवर नीड्स, दान दे दूंगा, देख लो सर, ट्रैवल करूंगा, कॉलेज फीस दूंगा, तो मतलब करोगे ना, यही सब काम करोगे। बट क्या होगा कि मान लो जिस बंदे ने इन्वेस्ट कर रखा था, किसने किया था? निकिता ने किया था इन्वेस्ट। निकिता ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसके 2 साल 3 साल के बाद यही रुपया इसके कितना हो जाएगा? 1 लाख की जगह 10 लाख हो जाएगा। पर जिसने दान दे दिए, जिसने कॉलेज फीस दे दी, इधर दे दिया उधर दे दिया, वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार मेरे पास तो पैसा बचा नहीं। निकिता तो कैपिटलिस्ट है, निकिता के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? निकिता ने ये जो पैसा कमाया, एक काम करो इससे पैसा ले लो। गवर्नमेंट बोलेगी यार चलो ठीक है, निकिता के ऊपर थोड़ा टैक्स लगा देते हैं। निकिता को प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, 10 लाख की जगह पर निकिता को केवल मिले 9 लाख रुपीज, मान लो 9 लाख रुपीज। निकिता क्या बोलेगी? यार मैंने रिस्क लिया, मेरे हाथ में पैसा आया था, तुम सबके हाथ में 1-1 लाख रुपया था, तुमने क्यों बर्बाद किया? मैंने रिस्क लिया है, मैं क्यों दूं टैक्स? भाई मैं क्यों दूं टैक्स? सीधी सी बात है ना, वो इतना रिस्क ले रही है, वो क्यों देगी टैक्स फालतू का? पर ठीक है, थोड़ा बहुत टैक्स है, ये सारी फैसिलिटीज आपने दी, सब कुछ दिया, इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, उसकी बदले उसकी वजह से मैं आपको कुछ पैसा दे सकती हूँ। पर आप ये नहीं बोल सकते ना निकिता से 5 लाख रुपए छीन लो, निकिता से 10 लाख रुपए छीन लो, इसके पास सिर्फ 1 लाख ही होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा कैसे हो गया? भाई सीधी सी बात है। तो सोशलिस्ट में समस्या यही है, सोशलिस्ट लोग जो समाजवादी विचारधारा है वो यही है कि हर अमीर आदमी से सब कुछ छीनो और गरीबों को देते रहो। समस्या पता है क्या है? ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना, जितने समाजवादी लोग होते हैं ना, सोशलिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग होते हैं, इन सबके खुद के घर जाकर देख लोगे ना, तो करोड़ों के बने हुए हैं, खुद के घर करोड़ों के बने हुए हैं। इनसे बोल दो अगर आप समाजवाद की बात करते हो, अपना घर बेचो और नॉर्मल से 3 कमरे 4 कमरे के घर में आ जाओ, अपनी जमीन बेच दो, गरीब लोगों को दे दो दान। वो नहीं करेंगे। आपके पास पेट्रोल पंप है, एक एक पेट्रोल पंप 2-2 लोगों को दे दो, उनका परिवार चलता रहेगा। आप क्यों लेकर बैठे हो पेट्रोल पंप? आपके नाम पर इतने सारे होटल क्या है? लिटरली ये जो समाजवाद की बात करने वाले लोग हैं, ये खुद करोड़पति हैं, ये खुद करोड़पति हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर ये बिजनेसमैन होते ना तो कभी समाजवाद की बात नहीं करते। ये लोग कौन है? ये सबके सब पॉलिटिशियंस हैं, करोड़पति हैं और पॉलिटिशियंस हैं, इसलिए ये लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं। और लिटरली इंडिया की कंडीशन में देखा जाएगा तो समाजवाद बिल्कुल ही झूठा है, और इंडिया में समाजवाद आ भी नहीं सकता। रशिया एकमात्र ऐसा देश था जिसने कंप्लीट सोशलिस्ट कंडीशन लेकर आ गया था। उसने सारे लोगों से जितना भी कुछ था सब कुछ छीन लिया था, और छीन कर सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिटरली बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया। रशिया ने लिटरली ये चीज की थी, और सच्चाई है। आप पढ़ लेना स्टालिन की स्टोरी, आप पढ़ लेना लेनिन की स्टोरीज, लेनिन जोसेफ स्टालिन को अच्छे से जाकर पढ़ लो आप लोग, आपको पता चल जाएगा पूरे के। अगर मान लो किसी के पास 10 गाय है ना, 10 भैंसे हैं, उससे 8 भैंसे छीन कर बाकी लोगों को बांट दी कि सबके पास बराबर 2-2 भैंसे हो जाएंगी।
इसके पास ज्यादा बड़ा खेत है, इसका खेत आधा छीन कर दूसरे को दे दिया। सब कुछ किया, रशिया ने जितना सोशलिस्ट कंडीशन ला सकता था उसने वो सब कुछ किया, पर एट लास्ट आज के टाइम पर क्या हुआ, रशिया में जो आदमी अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, दिखता भी है हमको। तो भाई लॉजिकली है कि सोशलिस्ट जो विचारधारा है लिटरली केवल और केवल झूठ है, सिर्फ लोगों को सुनने में अच्छी लगती है, बट ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं है, और ये रियलिटी है। लोग माने ना माने, बट ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकती। फिर आता है सेकुलर, सभी रिलीजन्स के लिए एक जैसी कंडीशंस, तो किसको लेकर है, रिलीजन को लेकर है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या, अच्छा डेमोक्रेटिक का मतलब क्या, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र मतलब कि यहां पर वोट पावर किसके पास है, वोट पावर किसके पास है, लोगों के पास है, पीपल्स। किसके पास है, पीपल्स के पास है। और लोगों को बेवकूफ बनाना है तो इस तरीके की बातें बोलनी जरूरी है। फिर आता है यहां पर क्या, रिपब्लिकन। अब आप बताओ यहां पे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का यहां पे मतलब क्या होता है। अब देखो ये वाली बात बड़ी मजेदार सी है। रिपब्लिक का यहां पे मतलब होता है, रिपब्लिक का यहां पे मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, किसका, लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, मतलब कि यहां पर जो भी चीजें कैसी ना हो, हेरिडिटी के बेसिस पे ना हो। किसके बेस पे ना हो, हेरिडिटी के बेसिस पे ना हो। किसके बेस पे ना हो, हेरिडिटी के बेसिस पे ना हो। ध्यान रखना, कई लोग इसको लोकतांत्रिक बोल देते हैं, वोटिंग पावर बोल देते हैं, नहीं, इसका मतलब होता है चीजें हेरिडिटी के बेसिस पे ना हो, मतलब वंशानुगत ना हो, परिवारवाद ना हो, जिसे आप लोग कहते हो नेपोटिज्म कह देते हो अपनी भाषा में। क्या कह देते हो, नेपोटिज्म कह देते हो, नेपोटिज्म ना हो। पर क्या इंडिया में नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल है। इंडिया में ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा चल रहा है। कई पार्टीज ऐसी हैं जिसमें उस पार्टी में कम से कम 30 से 35 सीटें केवल और केवल एक पर्टिकुलर फैमिली के पास है। तो क्या वो नेपोटिज्म नहीं है, नेपोटिज्म है, बिल्कुल नेपोटिज्म है। पर आप कह नहीं सकते। आप क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों ने ही वोट देकर उनको वहां पे बैठाया है। वो लोग तो कह देते हैं भाई हम लोग थोड़ी परिवार से आए हैं, हमको तो आम जनता ने बैठा है इसलिए हम आकर बैठे, वरना हम क्यों बैठेंगे, मत दो वोट। और लिटरली यही सच्चाई है। हम लोग यहाँ पर क्या इमोशनल फूल है। हम लोग सोचा अरे नहीं नहीं यार, ये तो वो पिछले दादाजी का बेटा था, उसका बेटा था, अरे ये तो उनका नेताजी का बेटा है, ये तो उसका बेटा है, अरे ये तो उनकी पोती है, ये इसको तो वोट देना पड़ेगा। हम काम नहीं देखते, हम लिटरली काम नहीं देखते। इंडिया में हम लोग काम देखते ही नहीं है। जिस दिन हम लोग काम देखेंगे उस दिन हम लोग ऐसे नेताओं को अपने आप ही साइड कर देंगे। हम लोग काम देखते ही नहीं है। और यही कारण है आज के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे पेंशन स्कीम लिटरली इंडिया में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है कि इंडिया में इतना पेंशन देनी ही नहीं, मतलब पेंशन स्कीम नहीं होनी चाहिए। जो अभी तक पेंशन स्कीम चल रही थी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पर ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे के पूरे इंडिया के लिए ख़त्म कर दी गई है। पूरे इंडिया के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई है और न्यू पेंशन स्कीम आ गई है जिसे आप लोग एनपीएस कहते हो। बट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिए अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है। सिर्फ और सिर्फ केवल पॉलिटिशियंस हैं, बराबर बेनिफिट ले रहे हैं, बराबर बेनिफिट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हो। आप हटाओ इन लोगों को, उन लोगों को लेकर आओ जो एक्चुअल में जेन्युइनली लाए जाने चाहिए, जो एक्चुअली जेन्युइन में लाए जाने चाहिए, उन लोगों को लेकर आओ। देखो फिर अपने आप ही फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम अंदर से कितने करप्ट है ना, ये चीज ऐसे सोचो कि झारखंड या छत्तीसगढ़ का एक पर्सन था, आदिवासी इलाकों में जो काम करता था, है ना, स्प्लेंडर पे केवल चल के सारे लोगों को बेनिफिट देना। और उस पर्सन ने क्या किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब देखो कैसे माइंडसेट चेंज होता है। निर्दलीय चुनाव लड़ा, जैसे ही इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद सब लोगों ने बोला वाह यार देखो कितना जमीन से उठकर आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितना अच्छा आदमी है, केवल स्प्लेंडर पे
हर जगह चुनाव लड़ने के लिए गया, ये सब किया, और स्प्लेंडर भी किसी और की थी, ये वो। जैसे ही वो इलेक्शन जीता, सब कुछ हुआ, उसके विद इन 3 to 4 मंथ उस बंदे ने सबसे पहली जो गाड़ी खरीदी वो कौन सी खरीदी? फॉर्च्यूनर। और क्या बोला कि हर जगह आने जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए गाड़ी लेनी ज़रूरी थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी उस बंदे ने, समझ रहे हो? और इलेक्शन के टाइम पर चुनाव प्रचार के लिए कैसे जा रहा था? बाइक से। नो डाउट वो गरीब था, सच में उसके पास पैसे नहीं थे, पर जैसे ही पैसा आया तो उसने सबसे पहला काम अपने लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस बार इलेक्शन में जीत गया, 5 साल तक तो रहूंगा ही रहूंगा, 5 साल तक सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उसके बाद भी इतना तो कम से कम पेंशन आएगी ही आएगी मेरी, इतनी पेंशन से तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है भाई? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को जस्टिस देना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को लिबर्टी, स्वतंत्रता देना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को इक्वलिटी देना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को फेटर्निटी, बंधुत्ता देना। क्या देना? बंधुत्ता देना। बात समझ में आई? अभी सीन ऐसा है बहुत ज्यादा है जैसे कि लोग अपने एमपी एमएलए को देख के नहीं तो वो ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। लोगों को ये देखना चाहिए कि उनका जो कैंडिडेट है वो सच में उनके लिए ग्राउंड पर काम करेगा नहीं करेगा, ये देखना जरूरी है, समझे? यही देखना जरूरी। फाइनली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कब किया इसको? तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और इसी दिन हम लोगों ने क्या किया? इसको कंप्लीटली अडॉप्ट किया था। 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इनको कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह है, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बात हो रही है लोगों के बारे में, और ये पूरी की पूरी जो चीजें, 3 चीजें जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई? इमरजेंसी में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? इमरजेंसी में जोड़ी गई, बाय द इंदिरा गांधी। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ी गई। इमरजेंसी में कौन से अधिकार, कौन से फंडामेंटल राइट्स? क्लियर है? वेल, यहां पर 3 में इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट्स आते हैं। एक आता है बेरूबाड़ी केस 1960 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के टाइम पीरियड के बारे में हमको पता चलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहां पर जो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोला गया था कहां पे? बेरूबाड़ी केस में। बेरूबाड़ी में था क्या? एक गांव था, विलेज था, जो पाकिस्तान के पास गलती से चला गया था, और नेहरू जी ने बोला छोटा सा गांव होता है, जाना है तो जाने दो, अगर जाता है तो जाने दो। तो हमारी इंटीग्रिटी का क्या है भाई? हमारी इंटीग्रिटी का क्या गया? हमारी इंटीग्रिटी कहां गई? देश की इंटीग्रिटी तो तभी है ना जब देश को संगठित करके रखा जाए। ऐसे ही कोई टुकड़ा लेकर चला जा रहा है ना? उधर से जब चाइना लेकर गया था तब भी यही बोला था नेहरू जी ने कि वो तो वैसे भी एक अबेंडन रीजन है, वो तो वैसे भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कुछ फायदा नहीं हो सकता, जहां पे कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसी जगह चली गई तो क्या फर्क पड़ेगा। लिटरली ये वर्ड्स हैं जवाहरलाल नेहरू के, और सेम यही वर्ड्स यहां पर भी इस्तेमाल किए थे। फाइनली आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो बेटा, ऐसा भी नहीं है, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जहां मौका मिलता है वहीं पर एकदम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया किसी भी चीज के लिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह क्या उसके अलावा हमको रिजल्ट में क्या मिला है, ठीक है, वो भी चीज मैटर करती है। अब ऐसा नहीं केवल एक सिंगल पर्सन पार्टी है, ठीक है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नितिन गडकरी को नहीं जानते, अश्वनी वैष्णव को नहीं जानते? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एस जयशंकर को नहीं जानते? कितने लोग हैं? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हेमंत विश्व शर्मा को नहीं जानते? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अन्नामलाई को नहीं जानते? ये कितने ऐसे लोग हैं जो दीपक साई को नहीं जानते? सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, मोदी को एक ब्रांड की तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो एक अलग बात है, बट ये वो लीडर्स है ना जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। रेलवे के लिए काम करने के लिए मोदी जी तो आते नहीं होंगे, अश्वनी वैष्णव जी आते होंगे। टेलीकॉम सेक्टर में अगर काम होता होगा तो मोदी जी तो आते नहीं होंगे। आते कौन होंगे? पीयूष गोयल जी आते होंगे।
जब रोड का काम होता है तो मोदी जी थोड़ी आते हैं रोड बनाने के लिए, कौन आता है? नितिन गडकरी जी आते हैं। फॉरेन अफेयर्स की बात होती है तो मोदी जी थोड़ी जाते हैं हर जगह पर, कौन जाते हैं? एस जयशंकर जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते। यही फर्क होता है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको इसी चीज़ का एक अंतर पता चलता है, आपको इसी चीज़ का पता चलता है। अब अगर यही चीज़ अगर मान लो आपसे लेक्चरेट में बोल दिया जाए गवर्नमेंट के स्टेप्स को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो आप क्रिटिसाइज करते चले जाओगे, है ना, नेगेटिव पॉइंट रखते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में तो वही चीज़ चल रहा है, आप सीधे बोल दोगे अंधभक्त यूनिवर्सिटी ये वो। क्या पता चला इससे? कि आप अभी भी कहीं ना कहीं लिटरेट नहीं हो इन चीज़ों से, है ना, क्या नहीं हो, लिटरेट नहीं हो आप इन चीज़ों से, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो जब आप चीज़ों का इस्तेमाल करो, ये भक्त या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करो, तो ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करो। आपके पास वो ग्राउंड, वो फैक्ट्स, वो फिगर्स होने ज़रूरी हैं जिनके बेसिस पर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये तो गोदी में बैठता है, ये मोदी का भक्त है, ये उसका भक्त है, ये तो चमचा है, ये उसका वो है, ये उसकी नानी है, ये उसका मामा है। नहीं भाई, तुम्हारे पास फैक्ट्स एंड फिगर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। सामने वाला पर्सन बोल देगा कि आज के टाइम पर 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जापान जैसे देश को पीछे किया है, तुम्हारे पास है कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास क्रिटिसाइज करने के लिए, तुम बोल ही नहीं पाओगे, लिटरली नहीं बोल पाओगे तुम लोग। और तुम में ऐसा अगर कोई बोल भी देगा सर उनकी पर कैपिटा इनकम देखो, सामने वाला साफ बोल देगा उनकी पर कैपिटा इनकम के लिए उनकी पॉपुलेशन देख लो, हमारे देश की पॉपुलेशन देख लो। आज के टाइम पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, और जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतने तो इंडिया में करोड़पति लोग हैं, और ये रियलिटी है। उतने इंडिया में करोड़पति हैं, केवल करोड़पतियों की काउंटिंग करोगे तो जापान की पॉपुलेशन के बराबर है, और ये सच्चाई है देश की। तुम कर ही नहीं पाओगे क्रिटिसाइज, तो तुम्हारे पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। वैसे इस तरीके से हम नहीं कर सकते जब भी आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो कुछ भी, समझे? वेल, फिर आता है यहाँ पे केशवानंद भारती केस, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही आपको याद रखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी में अपने जो पॉइंट को ओवररूल किया था और ये कहा था कि भाई प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको ये याद रखना है केशवानंद भारती वही आदमी है जिसकी वजह से आज के टाइम पर आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स की तरह से मिल पा रहे हैं, वरना ये फंडामेंटल राइट्स आपको कभी नहीं मिल पाते। केशवानंद भारती वो व्यक्ति है जो लिटरली इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को गिराने का काम कर रहा था, लिटरली इन्होंने ताबूत में कील ठोकने का काम किया था, ये सच्चाई है। इतना पावरफुल केस था ये उस टाइम पर। फिर इसके बाद आता है LIC ऑफ इंडिया केस, इसमें भी सेम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को रिपीट किया था और ये बोला था इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा क्लास, आज की समझ भी आई होगी। इसको अच्छे से नोट्स बना लो, याद करना है तो याद कर लो, बट लास्ट 3 क्लासेस अच्छे से याद कर लो, और आज की क्लास को तो 100% याद कर लो। रट्टा मारना है रट्टा मारो, जैसे भी करो, पर आज की क्लास को याद करो अच्छे से, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस होंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए, बहुत अच्छे। तो फाइनली भाई आज के लिए मुझे विदा दो आप लोग, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास इसके बाद शुरू होने वाली है। यस सर। यस, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इमरजेंसी लगा था, वो क्या था? वो अभी आएगा बेटा, चिंता मत करो, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे इमरजेंसी तब वहां पे आपको बताऊंगा वो चीज़। आज की क्लास में सब कुछ कवर नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी लेंथी क्लास थी।